देख रहे हैं बिग एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात लाचार सिस्टम की। लाचार इसलिए क्योंकि प्रशासन की अव्यवस्थित व्यवस्था और लापरवाही की भेंट युवराज चढ़ गया। युवराज जो करीब 5 घंटे तक अपनी मौत को सामने देखता रहा और सिस्टम सिर्फ कोशिशें करता रहा। इस मामले में जितनी लापरवाही प्रशासन की है, उससे बड़ा दोषी है बिल्डर, जिसने कॉमर्शियल निर्माण के लिए गड्ढा तो खोद दिया, लेकिन वो गड्ढा धीरे धीरे मौत का रास्ता बनता चला गया। 15 दिन पहले हुए हादसे के बाद भी बिल्डर के लिए नरमी ही दिखाई जा रही है। 27 साल के इंजीनियर की मौत का कारण ये बिल्डर बन गया, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आज बिग एक्सक्लूसिव में सवाल उस सिस्टम से जो रुपए तो खूब खर्च करता है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। उन बिल्डर से सवाल जो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है। नोएडा के अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ही अगली खबर की। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां राजधानी के प्रतिष्ठित कॉलेज में धर्मांतरण का खेल चल रहा था और जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, रमीज के हर जुर्म से पर्दा उठता जा रहा है। वही रमीज जिसे बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार तो कर लिया गया है और अब इसके तार दिल्ली ब्लास्ट के बाद ताजनगरी आगरा से भी जुड़ रहे हैं। एसटीएफ की पूछताछ सिर्फ रमीज तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये जांच केजीएमयू में बड़े पदों पर बैठे लोगों तक पहुंच चुकी है और अब उस शख्स से भी पूछताछ हो रही है जो रमीज से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा रहा है। दोनों खबरों पर पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल हाईटेक नोएडा के लो क्लास सिस्टम की। ग्रेटर नोएडा में 27 साल के युवक की मौत हो गई है और मौत के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली है। रिपब्लिक भारत की मुहिम के बाद अब क्या प्रशासन एक्शन ले रहा है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल पिता के सामने बेटे की मौत हो गई और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। एक मॉल के बेसमेंट में कार गिरने पर एक युवक ने 27 साल के युवक ने अपने पिता से मदद मांगी। पीड़ित ने पिता को फोन किया और मौके पर बुलाया। पिता ने दमकल पुलिस को घटना पर पहुंचने की खबर दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और दमकल की टीम भी पहुंची थी, लेकिन पानी से पीड़ित को निकाला नहीं जा सका। धीरे धीरे डूबने से इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। निकाला क्यों नहीं जा सका? क्योंकि प्रशासन के लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। डर इस बात का था कि पानी में जो सरिया है कहीं उनके हाथ या पैर में ना लग जाए, कहीं उनको चोट ना लग जाए। एक युवक की जान खतरे में है, एक युवक मौत के मुंह में समा रहा है, लेकिन प्रशासन के लोगों को डर इस बात का था कि कहीं उन्हें हल्की चोट ना लग जाए। इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे प्रशासन और बिल्डर पर सवाल उठ रहे हैं। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ट्रैफिक सेल के जेई निलंबित हो गए। 2 बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। आनन फानन में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। बिल्डर से रिपोर्ट मांगी जा रही है। ये सब कुछ अब हो रहा है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये लाइटें अब लग रही हैं जब 27 साल का युवराज दुनिया छोड़ चुका है। रिपब्लिक भारत ने मुहिम चलाई। हमने दिखाया कैसे ग्रेटर नोएडा के लापरवाह अधिकारियों की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई। रिपब्लिक के मुहिम के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली और अब सिस्टम दुरुस्त हो रहा है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार एक रिहायशी इलाके में इस तरीके से 70 फीट गड्ढा खोदकर उसके अंदर पानी भरा होना कितना जायज है। जो बिल्डर को तमाम कदम उठाने चाहिए थे वो कदम क्यों नहीं उठाए गए। एक पिता इतना असहाय हो गया था कि वो सामने अपने बेटे को एक टॉर्च लाइट के जरिए, मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए देख पा रहा था, लेकिन मदद नहीं कर रहा था। प्रशासन 20 मिनट में पहुंचता है, लेकिन जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहां पर पहुंची, उनके पास बोट नहीं थी। सुबह 5 बजे बोट पहुंचती है और उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। ये सब कुछ तो पहले ठीक हो जाना चाहिए था। ये सड़कें, ये लाइट्स, ये रिफ्लेक्टर, यही तो किसी शहर की बेसिक नीड होती है, जिस पर ग्रेटर नोएडा का अथॉरिटी 5,597 करोड़ के बजट पर इतराता है। लेकिन जब यही सिस्टम किसी का हत्यारा बन जाए तो सवाल तो हम पूछेंगे। आदमी पैर ही नहीं चल रहा। क्या बेटा ज्यादा बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे। और इसी ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सिर्फ इसीलिए जान चली गई क्योंकि 70 फीट गड्ढे में पानी भरा था, उसे भरे नहीं गए थे।
आसपास कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। शिकायत के बाद भी रिफ्लेक्टर ठीक नहीं किए गए थे। स्ट्रीट लाइट ठीक से काम नहीं कर रहे थे। युवराज डूबने से पहले मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन मदद नहीं मिली। ये वो वजह है जो इंजीनियर के मौत का कारण बने। मैंने 112 पर पुलिस की सहायता ली। पुलिस आई करीब 20-22 मिनट के बाद, और फिर उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर कंसर्न और रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास कोई टीम में मीनिंगफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके पास डाइवर नहीं था या स्विमर नहीं था, बोट नहीं था उनके पास, ताकि बोट से उस विक्टिम तक जा सकें और उसको बचा सकें। युवराज गुड़गांव से घर लौट रहे थे। घना कोहरा था। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में कार 70 फीट गड्ढे में जा गिरी, लेकिन युवराज ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो किसी तरह बाहर निकलकर कार की छत पर आ गए। अपने पिता को फोन किया, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मदद की गुहार भी लगाई। लोग भी जमा थे। चश्मदीदों ने बताया कि पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और युवराज की जान चली गई। युवराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक युवराज की मौत कार्डियक अरेस्ट से, यानी कि दिल का दौरा पड़ने से हुई। कड़ाके की ठंड में 2 घंटे तक फंसे रहने के बाद उनकी जान चली गई। मौत को सामने देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसको लेकर सामने आई है, जिसमें ये पता लगा कि युवराज की मौत हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि पानी इतना ठंडा था। वो इतना पैनिक भी कर रहा था। 2 घंटे तक वो उम्मीद कर रहा था कि कोई उसको बचाने पहुंचेगा। फायर की गाड़ियां वहां पर पहुंची। उन्होंने देखा लंबी जो एक तरीके से एस्केलेटर्स होती है उसका इस्तेमाल किया गया। रस्सी उस तक नहीं पहुंच रही थी। तो 5 घंटे और 2 घंटे जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी की छत पर जाकर बैठ गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की, लापरवाही उस बिल्डर की। युवराज की मौत ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। आनन फानन में अब एक्शन हो रहा है। ट्रैफिक सेल के जेई नवीन कुमार को निलंबित किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। लोटस बिल्डर की आवंटन की रिपोर्ट भी मांगी गई। 2 बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। हादसे वाली जगह बैरिकेड्स लगाए गए। रिफ्लेक्टर लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। नोएडा में अगर सड़क हादसों की बात करें तो बीते 8 महीनों में 797 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें से 311 लोगों की जान जा चुकी है। औसतन हर एक की जान हर दिन जाती है। ऐसे में कब सड़क हादसों पर लगाम लगेगी, कब युवराज जैसे लोगों की बेवजह मौत थमेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक सिस्टम की लापरवाही और अपनी जान का डर इस तरह था सिस्टम को कि उन्होंने एक युवक को बचाने के लिए छोटे मोटे प्रयास किए, फिर हाथ खड़े कर दिए, जिससे युवक की मौत हो गई। अनाया सेक्टर 150 से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। अनाया, गड्ढा अभी तक भरा नहीं गया है, इंजीनियर की मौत हो चुकी है, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई केवल खानापूर्ति के लिए की गई है, वहां पर तमाम व्यवस्था कर दी गई है, बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन लापरवाह कौन था, किसकी जिम्मेदारी थी, मौत किसकी वजह से हुई, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल, कोई कुछ बोले ना बोले, हम जरूर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। लापरवाह वो सभी अधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, उस रात को यहाँ पर मौजूद थे, जो कि पुलिस ऑफिसर थे, जो कि फायर ब्रिगेड की टीम थी, जो कि रेस्क्यू की टीम थी, जिन्हें तैरना नहीं आता था, जिन्हें डाइव करना नहीं आता था, जिनके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं थे, वो सभी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार ये बिल्डर हैं, अर्थम बिल्डर, जिनकी ये प्रॉपर्टी है और जहाँ यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। काफी समय से इस गड्ढे को खुला रखा गया है, लेकिन पहले जब 15 दिन पहले यहाँ पर हादसा हुआ था ट्रक का, उसके बाद भी इस गड्ढे को बंद नहीं किया गया। जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी है, क्योंकि उन्हीं का ये इलाका है, उन्होंने भी किसी तरह की कोई भी सुरक्षा नहीं बरती। जिम्मेदार हर एक शख्स है इस इलाके में, क्योंकि जब युवराज रात को यहाँ पर 11:30 बजे आ रहे थे तो वो अपने घर जा रहे थे और घर जाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो लापरवाही जो बरती गई है यहाँ पर सभी की वजह से आज युवराज हमारे बीच में नहीं है और इन सभी पर एक्शन लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत अब देर हो गई है, क्योंकि कार्रवाई अगर पहले होती, 15 दिन पहले जब यहाँ पर हादसा हुआ था, ये जो दीवार आप टूटी हुई देख रहे हैं, यहीं से वो ट्रक नीचे गिरा था। ट्रक ड्राइवर को हालांकि गिग वर्कर्स ने बचा लिया था जैसे तैसे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई भी एक्शन नहीं ली गई।
अगर ये कार्रवाई पहले होती तो शायद आज युवराज हमारे बीच होते। और अगर 3 घंटे जब युवराज अंदर नाले में फंसे हुए थे, उस वक्त पुलिस ऑफिसर अगर युवराज को बचा पाते, अगर वो उस दिन हिम्मत दिखाकर अंदर जाकर युवराज को बचा लेते, तो आज युवराज हमारे बीच होता। और अगर तैरना जानते हमारी रेस्क्यू टीम, और अगर फायर ब्रिगेड की टीम के पास रिसोर्स होते, लाइफ जैकेट होती, रस्सियां होती, क्रेन होते, तो वो युवराज को बचा पाते। गाड़ी अभी भी नाले के अंदर है। और अगर हम बात करें रेस्क्यू टीम की, एसडीआरएफ की टीम की, तो वो गाजियाबाद से आ रही थी। नोएडा जैसे शहर में, ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में यहाँ पर हमारी रेस्क्यू टीम नहीं है अलॉटेड, और गाजियाबाद से आने में काफी ज्यादा समय लगा। तो ये सभी लापरवाही जो है बरती गई है सभी एक डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये लापरवाही सिर्फ और सिर्फ युवराज और उसके परिवार को भुगतनी पड़ी है, जो युवराज आज हमारे बीच में नहीं है। अब ये खानापूर्ति की जा रही है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, और ये कल ही लगे हैं, लेकिन अब युवराज वापस तो नहीं आएगा जिसकी जान चली गई है। ये अगर पहले किया जाता तो ठीक है, वापस आएंगे अनाया आपके पास। कोमल भी इस शायद वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, हम ये तस्वीर देख रहे हैं जो अनाया दिखा रही हैं, ना ही अभी तक गड्ढे से पानी निकालने के प्रयास किए गए हैं और ना ही गड्ढे को भरने का कोई प्रयास किया गया है, यानी आगे भी ऐसे हादसे हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो दीवार टूटी हुई है गाड़ी से नहीं टूटी है, ये टूटी है 15 दिन पहले ट्रक टकराया था यहीं पे, सेम घटना थी, लेकिन उस टाइम मैं मौके पे था, वो मैंने बचा लिया था। रात को 1:30 बजे की बात है। मतलब 1 हफ्ते पहले ट्रक भी यहाँ पे ऐसे ही ट्रक के साथ भी 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले। जी। तो गाड़ी जब लड़का गिर गया, उसने सब चीज़ कॉल की, 1.5-2 घंटा लड़का जिंदा भी रहा, पूरा सिस्टम यहीं पे आ गया, सरकारी महकमा सब चीज़, आम लोग, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी अंदर नहीं गया। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं गया। जब मैं आया था फायर ब्रिगेड वाले फोन किया अपने पिता को, और पिता कितने बजे आए, आपने कितने बजे देखा? जी, अब मैं बताऊंगा। मैं लड़का गिरा है 12:15 बजे करीब, ऐसा बताते गिरते ही सबसे पहली कॉल उसने अपने पिताजी को की है, क्यों सबसे पास में उसके पिताजी थे। उसके पिताजी को सूचना देने के बाद उसने तुरंत कि पापा सबको बता देंगे पुलिस वगैरह को, वो घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा। तो लड़का को पानी में पड़े कम टॉर्च दिखाते कम से कम उसे 2.25 घंटे हो गए। मैं आता हूँ 1:40 पे यहाँ पे, मैं निकल के जा रहा था तो फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ी पे बैठे हुए थे, सीढ़ी पे बैठ के चेक कर रहे थे पानी ठंडा है कि गर्म है, या कैसा है कैसा नहीं है, इसमें सरिया है, बेसमेंट है, हम कहीं फंस ना जाए, हमारे चोट लग जाए, वो ना हो जाए। तो उसी चीज़ को लेके मैंने देखा कि मैं पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं क्या अंदर जा सकता हूँ, तुम क्या करोगे? मगर मुझ पर तैरना, मैं एक बार अंदर जाकर देख के आ सकता हूँ। पानी की अगर हम यहाँ पे मतलब बात करें, नाला है गंदा, और यहाँ पे क्या सरिया है, दलदल बना हुआ है पूरा? सरिया मैं बताऊंगा जी मैम, ये लोटस कंपनी का एक बिल्डर की ज़मीन है, बेसमेंट खुदा था कम से कम डबल बेसमेंट 30 से 40 फुट गहरा। जहाँ पे तुम खड़े यहाँ तक कम से कम 40 प्लस ही होगा, क्योंकि 7-8 फुट ऊँटा रोड भी है। डबल बेसमेंट खुदा था, उस अथॉरिटी ने वो ज़्यादा गहराई खोदने के कारण किसी वजह से वो सीज कर दिया था 10-12 साल पहले। तब से ये तालाब भी बड़ा घूम रहा है। ये गंदा पानी सोसाइटियों का है, वो वेस्ट वाटर यहाँ के कलेक्ट होता है। अथॉरिटी ने इनके पानी के लिए आज तक कोई भी सुविधा नहीं की है। अथॉरिटी ने सुविधा नहीं दी, सवाल अथॉरिटी पे भी है। लेकिन सवाल आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे जब प्रशासन की टीम भी पहुंची तो वो पानी ठंडा था, इसलिए भी डर रहे थे कि नीचे सरिया होगा, पानी ठंडा, आपको भी कुछ बोला गया? थोड़ा इधर आ जाइए, क्योंकि ये भी स्पॉट को भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस स्पॉट की बात हो रही है, जिस नाले की बात हो रही है, ये वही स्पॉट है और यहीं पे आप मुनिंदर थे। और उस दौरान आप थोड़ा इधर आ जाइए, और उस दौरान जब आप मदद के लिए आगे आए तो आपको भी क्या बोला गया कि मत जाओ आगे? नहीं, मुझसे सिर्फ ये पूछा गया था कि तुम पे तैरना आता है। मैं बोला हाँ तैरना आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहाँ जा सकता हूँ। ये बोल रहे थे कि टेम्परेचर बहुत डाउन, सरकारी महकमे से थे, मुझे नहीं पता कौन थे। जिम्मेदारी तो उनकी थी। हाँ जी, जिम्मेदारी तो उनकी थी। उनमें पुलिस वालों को तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उनमें जो पुलिस वाले बुजुर्ग अवस्था में थे, ठीक है जी, जो नौजवान थे उन पे तैरना नहीं आता था, उनके पास सुविधा नहीं थी। लेकिन उसका मौत का जिम्मेदार 100% फायर ब्रिगेड को मैं कहता हूँ। ऐसा क्यों? चाहे फायर ब्रिगेड के पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था, फिर क्यों नहीं गया उस लड़के के? बोट भी था उनका। जी, बोट भी था, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, क्यों नहीं गए अंदर? क्या रीजन था? पानी गर्म करते तब जाते। अपने और उनके पिता ने नहीं बोला कि आपके पास तो सारे इक्विपमेंट्स है, आप बचा लो, उसकी जान बचा? उस लड़के के पिताजी तो सदमे में थे। उस लड़के के पिताजी सदमे में थे, वो किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे। ना उन्होंने पुलिस वालों से कुछ बोला, ना उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों से बोला, ना किसी आम आदमी से कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। वो बेचारे बस बातें, बस उन्होंने देख के जो आम लोग यहाँ पे खड़े थे ना, वो रो रहे थे। सच्चाई बताया था कि एक बेटा, अपने बाप का अकेला लड़का था वो, और कुछ दिन में उसकी शादी भी होने वाली थी। वो लड़का सिस्टम ने अब उसकी हत्या कर दी, सच्चाई बताएं तो। वरना वीडियो भेगी बाकायदा, सीढ़ी पे फायर ब्रिगेड वाले बैठे हैं और वो लड़का टॉर्च दिखा रहा सामने से। मतलब फायर ब्रिगेड के पास सारे उपकरण थे, लेकिन यहीं पे वो फायर ब्रिगेड वाले लोग जी सब चीज़ थी, मदद के लिए आगे आई नहीं रहे। मैं बोला कि तुम साइड हटो, मैं अंदर जाता हूँ। मैं अंदर जाने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट उस भाई को ढूंढा है। तो फायर ब्रिगेड वाले क्या बोल रहे थे? जब इक्विपमेंट्स था तो क्यों नहीं जा रहे थे? कुछ उन्होंने कहा?
उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो बोल रहे थे कि तुम जाओ, तो ये अगर जा वो सकते हो व्यक्ति तो। है जिसने हिम्मत दिखाते हुए पानी में छलांग लगाई और युवराज को ढूंढने की 30 मिनट तक कोशिश की, लेकिन युवराज का कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन अनाया, अगर यही प्रयास पहले ही कर लिए गए होते, ये कोशिशें सिस्टम की ओर से कर ली गई होती, युवराज आज हमारे बीच होते। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो रेसिडेंट्स हैं उनसे ही बात करेंगे, उनकी जो कंप्लेंट्स है नोएडा अथॉरिटी के बारे में, और इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बेहतर बता पाएंगे। बता रहे थे आप कुछ यहाँ पर कि पहले भी कंप्लेंट्स की गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई भी सावधानी तो नहीं बरती गई, बल्कि ये कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। हमने कंप्लेंट पिछले 8-10 महीने से कर रहे हैं, जन सुनवाई में कंप्लेन कर रहे हैं, हम नोएडा अथॉरिटी जाके मिल के आए हैं, एसीओ से मिल के 8-10 महीनों से हम कंप्लेन कर रहे हैं कि ये एरिया पूरा अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, हमें कोई क्लीनिंग नहीं होती। आप भी देखेंगे आज ही मॉर्निंग में क्लीनिंग उन्होंने की है, जो फाइल वो लोग 6 महीने से अटका के बैठे हुए थे, आज उन्होंने क्लीनिंग दिनों दिन कर दी, सुबह सुबह क्लीनिंग कर दी। यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं चलता यहाँ पे, बहुत मुश्किल का सामना कहा हमें। गया था आपने जब कंप्लेंट की तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। वहाँ बोला? ये सतीश पाल जी हैं एसीओ, उनके वर्ड थे ये उनके वर्ड थे। हाँ। कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ जाके आपकी सुनवाई होगी। हाँ, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप दिखा रहे हैं, आप दिखा सकते हैं कैमरा पे। मैम, ये डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी सबमिट करे थे, कंप्लेंट सबमिट करी थी। ये हमारे एमपी हैं, एमपी हैं आदरणीय महेश शर्मा जी, उन्होंने भी आगे आवेदन डाला है अथॉरिटी के लिए। ये आप देख सकते हैं, सारी कंप्लेंट्स हमने डाली हुई हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोगों ने डाली हुई हैं, और बट उस पर कोई काम नहीं हुआ। जन सुनवाई पोर्टल तक पे हमने कंप्लेंट्स डाली हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। कब डाली थी ये कंप्लेन आपने? ये अभी ये हमारी 8-10 महीने से हमारे, ये अब सितंबर की है, जो एमपी शर्मा जी ने हमारे आगे कंप्लेंट फॉरवर्ड करी है नोएडा अथॉरिटी को। और ये मैम हमें एक चीज समझनी चाहिए कि इस एरिया में ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए नोएडा अथॉरिटी की, वो उन्होंने कुछ भी फुलफिल नहीं की है। क्यों नहीं की है? उनका मानना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, करीब 4000-5000 लोग यहाँ रह रहे हैं, और उसको अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया के नाम पर बेसिक चीज़ें होती हैं, रोड क्लीनिंग, ड्रेन कवरेज, सेफ्टी ऑफ रोड्स, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो दिस इज़ नॉट ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव लैब, दिस इज़ एन ओवरसाइट। उन्होंने पूरी ओवरसाइट करी इस एरिया को, अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम पे दे हैव नॉट स्पेंट अ सिंगल पेनी ऑन दिस रोड। एक्सेप्ट कंसर्निंग मैम बात कल के इंटरव्यू में आई है, सतीश पाल जी जो हमारे नोएडा अथॉरिटी के हैं, उनका कहना है ये सेक्टर अभी बसा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सोसाइटीज़ हैं, कितने हज़ारों लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और इसको बोला जा रहा है बसा हुआ सेक्टर नहीं है। हमें बहुत ही इस बात का खेद है कि अथॉरिटी को ये तक नहीं पता है कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कि ये सेक्टर बसा है नहीं बसा है। आप देख सकते हैं कितनी सोसाइटीज है यहाँ पे। सोसाइटी के अंदर यहाँ पे कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग हैं। अगर आप यहाँ पे 10 से 15 सोसाइटीज भी समझते हैं तो 50,000 लोग तो सीधे हो गए। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद ये थोड़ा कैमरे में दिखा दे, पहले तो ये दलदल सारी दिखा दे जो पिछले 5-10 साल से कोई सुनवाई नहीं है। 10 साल से उनको नहीं नजर आ रहा, अथॉरिटी वाला बंदा आके नहीं जाता। सारी अथॉरिटीज ने करी है, अथॉरिटीज आके देख चुकी है। पीछे फ्लड आया था, वो शाम के टाइम के ऊपर भी अथॉरिटी और उनकी वैन सारी आई थी। आपके सीईओ सब आके यहीं से ट्रैवल करके जाते हैं अपनी गाड़ियों में, बट उनके पास टाइम नहीं है कि अपनी गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खोल ले और देख ले कि यहाँ पे क्या कचरा मचा हुआ है। मैम अभी जब आप यहाँ थोड़ा सा आगे जाए, यहाँ सारा जंगल है, आगे आप देखिए जाके पूरा जंगल है, कोई लाइटिंग ही नहीं है यहाँ पे। कोई लेडी यहाँ पे शाम को 7 बजे अकेले लाइटें नहीं होती है सड़कों पे, कोई लाइटें नहीं है। ये मुश्किल से सोलर लाइट्स लगाई है, कई सोलर लाइट्स ही खराब है, अगर वो चार्ज नहीं हुई तो जलेंगी कैसे? ये सारी सोलर लाइट्स हैं। अभी मैम रिसेंटली यहाँ पे जब फ्लड आया था, आपको पता होगा, पुश्ता रोड पे पूरा प्रशासन यहाँ पे था, डीएम, अथॉरिटी के सीईओ सब आए थे, सारे कैंप लगे थे, फिर भी आप देख सकते हैं सेक्टर की क्या हालत है, सब उनके सामने, सब ने देखा हुआ है क्या हालत है। इतनी हमने कंप्लेंट्स करी है, जन सुनवाई में करी है, हमने रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, ओरल कम्युनिकेशंस करी है। हम सेक्टर के कुछ एक्टिव सोसाइटी मेंबर्स लगे रहते हैं कि उसमें कोशिश में कि कोई हादसा ना हो जाए, बट आज ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हादसा होने के बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपनी बात प्रेजेंट कर पाएं। जिस तरह से इन्होंने इस एरिया को बनाया है ना, दिस इज एक्चुअली किलिंग फील्ड क्रिएटेड बाय देम। अब ये रोड देखिए, यहाँ पे देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, अ कार व्हिच इज कमिंग, इफ इट डजंट नो दैट इट हैज टू टर्न राइट, वो सीधे पानी में घुसेगी। तो उन्होंने किलिंग फील्ड बना दी जिसमें एक्सीडेंट हैड टू हैपन। बस वो आज नहीं तो कल होना ही था। 8-10 साल से सब लोग इसी रोड से आ रहे हैं। 8-10 साल से आप कह रहे हैं ये खड्डा ऐसे ही खुला हुआ है। लॉन्च में बुक करी थी ये प्रो सोसाइटी, टाटा यूरेका पार्क, जिसका बच्चा है मेरे टॉवर में ही रहता है। मैंने 2017 में बुक करा था यहाँ पे प्री लॉन्च में, और मैं तब से देख रहा हूँ। मैं तो यहाँ नोएडा में ही रहता हूँ, मेरी सोसाइटी, मेरा घर बन रहा है, मैं हर 2 महीने में आके देखता था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरे पास आज पूरे 6 साल का रिकॉर्ड है, मेरे पास एक फोटोज पड़ी है कि ये सोसाइटी में कब कब कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है। मैं बिल्कुल 10 साल से है। मेरी डॉटर्स, मेरे बच्चे मेरे साथ आते थे, वो कहते थे पापा ये तालाब बना हुआ है क्या हमारे यहाँ तैरने के लिए?
ये 10 साल से आप ऐसे जो ही है। देख रहे हैं बैरियर, ये भी हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ये सब इंतजाम करा है। ये सब हमारे यहाँ के एसएचओ साहब, हमारे एसीपी साहब, उनसे बात हुई है, उन्होंने बहुत हमें कोऑपरेट करते हुए ये सब करा है। लेकिन अथॉरिटी से हमें बहुत देरी हो गई सर, काफी देरी हो गई। तब ये सब कुछ हो रहा है। बट अथॉरिटी ने तो यहाँ पे गंदा कूड़ा कचरा डाल दिया था, वो भी कुछ नहीं कर रहे थे। आपने पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार ये गड्ढा क्यों खुला हुआ है, क्यों बंद नहीं हो रहा है, क्यों कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है? मैम, ये यहाँ पे डिस्प्यूटेड इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। ये बेसमेंट खोदा गया था, ये 2 फ्लोर का बेसमेंट है जिसको ऐसे ही अधूरा छोड़ा गया है, जो हमारे को पता लगा है। और बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में कुछ डिस्प्यूट है, बट जो भी है इसको कुछ सेफगार्ड करना चाहिए था। बिल्डर के अगेंस्ट एफआईआर ऑलरेडी पुलिस प्रशासन ने दर्ज करी है, लेकिन अथॉरिटी से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि अथॉरिटी भी एक अकाउंटेबल है कि उन्होंने यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दिया। इतना बड़ा हमारा हादसा हो गया, हमारे बीच का एक नोएडा बच्चा चला गया है। बहुत है, आपको पता है 2 टावर पहले भी गिराए थे। यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन है, जो भी आपका डेड एरिया है, उसको एक लोगों की, अथॉरिटी की, बिल्डर की, सबकी जिम्मेवारी है उसे कवर करके उसको सेक्लूड करे, उसे क्लीन करे, ना कि उसको एक डिच बना दे पूरा जिसके अंदर दलदल है और कोई भी जाए और मरे उसके अंदर जाके। आपको उसको डेड जोन नहीं बनाना ना, आपको उसको क्लीन एरिया रखना है। ये नोएडा की अथॉरिटी और बिल्डर की अथॉरिटी है। ये तो अब आप लोग आए हैं, ये वेट कर रहे थे कि एक डेथ हो, और अभी भी मेरे ख्याल से और वेट करेंगे, 1-2 डेथ हो तब ये क्लीन करेंगे उसको। उनको क्लीन करके यहाँ पे साफ सफाई रखनी चाहिए। क्या करना है, ये पानी 4 टैंकर लगाने, ये सारा का दलदल का पानी निकालना है। अथॉरिटी के सीईओ यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? आए देखें, मैं तो उनसे पूछूंगा कि सर आप जब पहले आए थे, जब यहाँ पे पानी का और उसका जमुना का हुआ था कि यहाँ पे फ्लड आएगा, तब भी आप यहाँ पे चक्कर मार के गए थे, आपने विंडो रोल करके देखा नहीं? ये बना हुआ है सारा यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है दलदल और डेड जोन जो हमने बना रखा है यहाँ पे लोगों के लिए, उसके लिए क्या अभी एसीओ साहब बोल रहे हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। जब सीओ साहब आए थे तब वो हमारी सोसाइटी में आए थे और बोला था रेसिडेंट सोसाइटी में जिसमें युवराज और फैमिली रहती है। हाँ, हमारी सोसाइटी में आके सीओ साहब ने बोला था कि जो भी हेल्प मिले वो सारे बाढ़ वाले, पीड़ित वाले लोगों को दी जाए। तब उनको पता नहीं था यहाँ लोग रह रहे हैं। हम लोग 1 साल से कितने मेल लिखे हैं, सब कुछ किया है। तब आप सुप्रीम कोर्ट से हाँ, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हमारा डिस्प्यूटेड है लोटस से, वहां जाके बात करिए। आपने कहा कि बैरियर लगाने चाहिए, यहाँ पर थोड़ी कुछ सावधानी बरती जानी चाहिए, इस पर बैरिकेड्स लगने चाहिए, फॉग लाइट्स होनी चाहिए, इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए। हाँ, रिटन है, वी हैव रिप्रेजेंटेशन, देयर इज नो मोबाइल नेटवर्क इन दिस एरिया। आज भी एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे कहीं पर भी लगा है कि देयर इज अ कर्व, यहाँ कहीं कोई बोर्ड लिखा है कि दिस इज अ कर्व। कर्व का एक नॉर्मल कर्व का बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ आज तक अथॉरिटी ने कि ये कर्विंग है। मतलब आने वाले को थोड़ी पता चलेगा कि ये कर्व है, जब तक आपने कर्व का बोर्ड नहीं लगाया वो तो सीधा ही चल देगा अंदर। इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। अगर ये इंसिडेंट 500 मीटर अवे हुआ होता तो फोन भी ना कर पाता अपना बेटा अपने बाप को, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क है नहीं। हम लोग जीरो कनेक्टिविटी में रह रहे हैं, 5000 लोग विदाउट मोबाइल नेटवर्क। ना ऑपरेटर सुन रहा है, ना अथॉरिटी सुन रही है, अथॉरिटी लैंड नहीं दे रही ऑपरेटर्स को। आपने यहाँ फ्लैट खरीदने के लिए हमने 1.5-2 करोड़ रुपए सबने दिए हैं एक फ्लैट लेने के लिए। आज वैल्यू उसकी 2.5-3 करोड़ रुपए आपने दिए। यहाँ पर ना आपके पास मोबाइल नेटवर्क है, ना सड़क सुरक्षा है, कई बार लाइटें ऊपर जो हैं वो काम नहीं करती हैं। आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये स्ट्रीट लाइट की जो है फाइल पिछले 6 महीने से पेंडिंग है बाबू के पास। वो बोलते हैं इसके पास पेंडिंग है, उसके पास पेंडिंग है, इसके पास पेंडिंग है, अभी तक अप्रूवल नहीं आई। 6 महीने से फाइल पेंडिंग है। आईजीआरएस में डाल देते हैं कि 6 महीने में हो जाएगा, रिटर्न में ब्लैक एंड व्हाइट में दिया। 2 करोड़ रुपए देकर फ्लैट खरीदते हैं, उसके बाद इतनी जद्दोजहद आपको उठानी पड़ती है कि स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, यहाँ पर खुला तालाब है, खुली गड्ढा है, इसको आप पैक नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स ये आता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है अनाया और कोमल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से भी हमने बात की, उस व्यक्ति से भी बात की जिसने बचाने की युवराज को कोशिश की, भले ही नाकाम रहा लेकिन कम से कम प्रयास तो किए। सोसाइटी के लोगों की शिकायत सिर्फ यही है कि सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, करोड़ों के फ्लैट ले लिए हैं लेकिन सुविधा जीरो है। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 घंटे तक युवराज मौत से लड़ता रहा, खुद को बचाने की गुहार लगाता रहा। पूरी टाइमलाइन आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे, कितने बजे, क्या हुआ और कैसे युवराज खुद को बचाने के लिए लगातार गुहार लगाता रहा। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक युवराज मौत से जूझता रहा, चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ की गुहार लगाता रहा। ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इसकी पीछे फ्लो करवाने, लेकिन उसकी गुहार न लोगों ने सुनी न पुलिस ने। युवराज मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद मांगता रहा, अपने परिचितों को फोन मिलाता रहा, कहीं से कोई मदद तो मिले, लेकिन बहरे सिस्टम तक आवाज नहीं पहुंच पाई।
युवराज की मौत कई सवाल खड़े कर रही है। किस तरह से वो मौत से लड़ता रहा, पूरी टाइमलाइन आप जानेंगे तो यकीन मानिए सिहर उठेंगे। 16 जनवरी की रात लगभग 11:45 पर युवराज अपनी ग्रैंड विटारा कार से गुरुग्राम से घर ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 लौट रहे थे। घने कोहरे और सड़क पर रिफ्लेक्टर ना होने से करीब 12 बजे युवराज की कार अनियंत्रित होकर 70 फीट गड्ढे में गिर गई। उस गड्ढे में पानी भरा था। रात 12:02 पर युवराज कार की छत पर पहुंचे, जिसके बाद 12:05 पर अपने पिता को फोन किया। उनसे कहा, मैं डूब रहा हूं। पहले तो उसने लगातार अपने बचने का प्रयास किया और देखा कि अब कंट्रोल से बाहर है, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा और मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। और मैं तत्काल वहाँ से उठ के गया और वहाँ पहुँचने में एक दो और नाला सर्च करते हुए मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पर पहुँचा। इस बीच में 40 मिनट करीब लग गया हमको वहाँ पहुँचने में। और फिर मैंने उसको बताया कि मैं आ गया हूँ, मैं उपाय लगाता हूँ बचाने का। पिता ने कोशिश की किसी तरह अपने बच्चे को बचा ले। उन्होंने तुरंत लखनऊ में किसी परिचित पुलिस वाले को फोन किया। इधर युवराज को कार की छत पर इंतजार करते करते रात के 12:30 बज गए। युवराज मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। करीब 12:40 पर स्थानीय लोग पहुंच गए। वहीं बचाव टीम को पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज गए। लोग समय पर पहुंच गए थे। स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन कोई युवराज को बचाने नीचे नहीं उतरा। सब बाहर खड़े होकर तमाशबीन बने थे। रात 1:45 पर एक डिलीवरी एजेंट वहां पहुंचा। उसने देखा बचाव दल पानी के ठंडा होने और लोहे की छड़ों की डर से अंदर जाने से हिचकिचा रहे हैं। उसने खुद रस्सी बांधकर पानी में छलांग लगाई, लेकिन तब तक युवराज की जान जा चुकी थी। लड़का गिरने के बाद कम से कम 2 घंटे जीवित रहा। उसने यहाँ पे लगभग 100+ लोग रुके हुए थे। रात में भी सबसे बचने की गुहार लगाई, पर उसे कोई नहीं बचा पाया। क्यों? आधे ये डर रहे थे कि इसमें सरिया है, आधे ये डर रहे थे कि ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। वो लड़का 2 घंटा अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और टॉर्च दिखा रहा था कि मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं गया। अब युवराज कहाँ थे ये किसी को नजर नहीं आ रहा था। युवराज पानी में डूब चुके थे। रात 2:30 पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। रात 3:30 पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक युवराज का कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह करीब 4:30 बजे युवराज एनडीआरएफ को मिला। युवराज को बाहर निकालते निकालते सुबह के 5 बज गए। सुबह 5:30 बजे युवराज को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नोएडा सेक्टर 150 में युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या नोएडा प्रशासन की भी लापरवाही इसमें सामने आई, क्योंकि जिस जगह गड्ढा था, गड्ढा तकरीबन 70 फीट गहरा था, क्योंकि मॉल वहां पर बनना था और उसके लिए संभवतः बेसमेंट के लिए वो गड्ढा खोदा गया। लेकिन